या फिर विरोध में खड़ी हो सकती हैं। सफलता के पल अक्सर पूर्व के कामों के परिणाम ही होते हैं जो बड़े बदलाव के लिए संभव तैयार करते हैं। यह स्थिति हर जगह देखने को मिल जाएगी। कैंसर अपने जीवन का 80% भाग को पता चले बिना ही बिताता है, लेकिन फिर कुछ ही माह में शरीर को खत्म कर देता है। बांस पहले 5 वर्षों में बड़ा हुआ नहीं दिखाई देता क्योंकि वह जमीन के भीतर जड़ें जमाता रहता है और अगले 6 हफ्तों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। इसी प्रकार आदतें भी तब तक कोई फर्क नहीं डालती जब तक कि आप एक अहम सीमा को पार नहीं कर लेते और नए स्तर पर नहीं लाते। किसी अनुसाधन या तलाश के आरंभ और मध्य के भीतर अक्सर निराशा की खाई होती है। आप सीधे रेखा में प्रगति की आशा करते हैं और पहले ही दिन, एक हफ्ते और यहाँ तक कि कई माह तक जब बदलाव आप प्रभावी दिखते हैं तो आप कुंठित हो सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं जा रहे हैं। यह किसी भी संयोजक प्रक्रिया का प्रमाण होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली परिणामों में विलंब होता है। यह मूल कारणों में से एक है कि क्यों स्थायी आदतें बनाना इतना मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे छोटे बदलाव करते हैं और उन्हें ठोस नतीजे नहीं मिलते तो वे उसे रोक देने का फैसला करते हैं। आप सोचते हैं मैं कई महीनों तक हर दिन दौड़ता हूँ तो मैंने अपने शरीर में बदलाव क्यों नहीं देखा। जब इस तरह के विचार हावी होते हैं तो अच्छी आदतों को दरकिनार करने का बहाना मिल जाता है, लेकिन अर्थपूर्ण बदलाव के लिए आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना होता है ताकि आप इस पठार को पार कर सके। इसे मैं अंतर्निहित संभावनाओं का कटार कहता हूँ। यदि आप देखते हैं कि आप अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुधरने की क्षमता को खो चुके हैं। अक्सर यह इस कारण से होता है कि आप अब तक अंतर्निहित संभावनाओं का पठार पार नहीं कर पाए। कड़े परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल न करने की शिकायत करना, कमरे को 25 से 31 डिग्री तक गर्म करने के बाद भी बर्फ का क्यूब ना पिघलने की शिकायत करने जैसा ही है। आपका किया हुआ क्रम नष्ट या व्यर्थ नहीं गया है, बल्कि वह जमा होते जा रहा है। जो भी घटता है वह 32 डिग्री पर होता है। जब आप अतः अंतर्निहित संभावनाओं के पठार को पार कर लेते हैं तो लोग उसे रातों रात अर्जित की गई सफलता कहते हैं। बाहर की दुनिया केवल वह नाटकीय घटना देखती है जो आप सफलता प्राप्त करते हैं। वह प्रक्रिया नहीं देखती जिनसे आप निकले हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपका वह काम ही है जो आप लंबे समय से कर रहे थे, जिसके कारण आज आप छलांग ले सके हैं, जबकि कभी ऐसा लगता था कि आप किसी तरह की प्रगति नहीं कर रहे हैं। मानव भूवर्गीय दबाव के समान ही होता है। 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत रखकर लाखों वर्षों तक एक दूसरे को रगड़ती रहती हैं। तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर एक दिन वे उसी तरह से एक दूसरे को रगड़ती हैं जैसे वर्षों से चल रहा था, लेकिन इस बार तनाव बहुत अधिक हो जाता है। एकदम कुछ होने के पहले बदलाव लगातार होता रहता है। महारत हासिल करने में धैर्य लगता है। NBA के इतिहास की सबसे सफल टीम सेंट एंटोनियो स्पर्स ने समाज सुधारक जैकब रीच का एक कथन अपने लॉकर रूम में लटका रखा है। जब मुझे कोई भी मदद करता हुआ नहीं दिखता तो मैं पत्थर तोड़ने वाले की ओर देखता हूँ जो चट्टान पर हथौड़े चलाता है। करीब सैकड़ों बार वे चलाते होंगे तो भी उसे दरार नहीं पाते। 100 के बाद पहले ही हथौड़े में ये 2 टुकड़े में बांट देते हैं। मैं जानता हूँ कि ये अंतिम हथौड़ा नहीं होता जिसने इसे तोड़ा है, बल्कि पहले भी जो चले हैं उनका भी असर होता है। प्रयासों के नतीजे अक्सर देर से ही मिलते हैं। कई माह या वर्षों के बाद हमारे द्वारा पहले किए गए काम पर हम वास्तविक मूल्य समझ पाते हैं। यह निराशा की घाटी बना देते हैं जहां लोग हफ्तों और महीनों मेहनत करने के बाद भी बिना किसी परिणाम के हतोत्साहित महसूस करते हैं। हालांकि यह काम व्यर्थ नहीं जाता, यह जमा होने लगता है। हमारे पिछले प्रयोगों का पूर्ण मूल्य काफी समय बाद प्राप्त होता है। सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआतों से प्राप्त हो पाती हैं। हर आदत का बीज अकेला छोटा सा निर्णय करता है, लेकिन जैसे ही वह फैसला बार बार आदत के रूप में उभरने लगता है तो वह मजबूत होने लगता है। वह जड़ें जमाता है और शाखाएं निकालने लगती हैं। बुरी आदतों को खत्म करना ठीक अपने भीतर बलूत का एक तगड़ा वृक्ष उखाड़ने के समान है। अच्छी आदतों को बनाना ठीक हर दिन एक कोमल सुंदर फूल को उपजाने के समान है, लेकिन यह इस बात से तय होता है कि क्या
हम उस आदत के प्रति इतने निष्ठा रखते हैं कि हम अंतर्निहित संभावनाओं के कटार पर आकर सफलता हासिल कर सकें। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो लोगों को अवांछित आदतों की ओर ले जाते हैं और दूसरों को अच्छी आदतों के समग्र प्रभाव का आनंद लेने देते हैं। लक्ष्यों को भूलकर व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। सामान्य बुद्धि मानती है कि हम जीवन में जो अर्जित करना चाहते हैं, जैसे अच्छा शरीर, सफल कारोबार, आराम का जीवन और कम चिंताएं, ज्यादा समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताना, इससे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम विशिष्ट और कार्रवाई योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। कई वर्षों तक मैं भी अपनी आदतों को इसी के अनुसार बनाता रहा। प्रत्येक लक्ष्य था जिससे प्राप्त करना था। मैंने स्कूल के ग्रेड्स के लिए, जिम में वजन के लिए, कारोबार में लाभ हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कुछ में तो मैं सफल हो गया, लेकिन अधिकांश में विफल हो गया। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि मेरे नतीजों का मेरे लक्ष्यों से बहुत कम लेना देना है। लगभग हर चीज का लेना देना उन अवस्थाओं से था जिनका मैंने पालन किया था। अवस्थाएं और लक्ष्य के बीच क्या फर्क है, ये एक विशिष्टता है। सबसे पहले मैंने इसे डिल्बर्ट कॉमिक के कार्टूनिस्ट स्टॉर्क एंडम से सीखा। लक्ष्य हमेशा वे परिणाम होते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। व्यथाएं की प्रक्रिया है जो आपको नतीजे की ओर ले जाती है। यदि आप कोच हैं तो आपका लक्ष्य केवल चैंपियनशिप जीतने का होता है। व्यवस्था वह तरीका है जिसके तहत खिलाड़ियों का चयन होता है, अपने सहायक कोचों को तैयार किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। यदि आप उद्यमी हैं तो आपका लक्ष्य लाखों डॉलर का कारोबार बनाने का होगा। आपकी व्यवस्था प्रोडक्ट आइडिया का परीक्षण करना, कर्मचारी रखना और मार्केटिंग के लिए अभियान चलाना होंगी। यदि आप एक संगीतकार हैं तो आपका लक्ष्य एक नई रचना को तैयार करना होगा। कितनी बार आप अभ्यास करते हैं, कितनी बार आप हिम्मत हार जाते हैं, मुश्किल उपयोगों से कैसे निपटते हैं, गुरु से फीडबैक लेने के लिए प्रक्रिया आदि आपकी व्यवस्था है। अब एक रोचक प्रश्न है, यदि आप अपने लक्ष्य की उपेक्षा करके पूरी तरह से व्यवस्था पर ध्यान देते हैं तो क्या आप सफल हो पाएंगे? यदि आप बास्केटबॉल के कोच हैं और स्पर्धा जीतने के लिए लक्ष्य की उपेक्षा करके केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि टीम का हर दिन किस तरह से अभ्यास कर रही है, तो भी क्या परिणाम मिलेंगे? मैं समझता हूँ मिलेंगे। किसी भी खेल में अच्छे स्कोर के साथ फिनिशिंग करना एक लक्ष्य होता है, लेकिन स्कोरबोर्ड की ओर देखते हुए खेल पूरा करना हास्यास्पद हो सकता है। हर दिन कुछ बेहतर होना ही वास्तव में जीत का सही तरीका माना जाता है। 3 बार के सुपर बॉल विजेता बिल वॉल्श के शब्दों में, स्कोर स्वयं अपनी चिंता कर लेगा। यही बात जीवन के अन्य हिस्सों में भी लागू होती है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करना भूल जाएं, व्यवस्थाओं पर ज्यादा ध्यान दें। इसके मायने क्या हैं? क्या लक्ष्य बेकार की चीज है? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा तय करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं प्रगति के लिए सबसे उपयुक्त रहती हैं। समस्याएं तब बहुत सारी हो जाती हैं जब आप लक्ष्य के बारे में सोचने में बहुत समय बिता देते हैं और अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने का पर्याप्त समय नहीं देते। तो चलिए देखते हैं कि वो समस्या क्या है। पहली समस्या, जीतने और हारने वालों के लक्ष्य समान होते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना वास्तविक बचे रहने के पूर्वग्रह से गंभीर रूप से ग्रस्त होता है। हम उन पर ध्यान देते हैं जो जीत जाते हैं, यानी जो दौड़ में बच जाते हैं। हम यह आंकलन गलत करते हैं कि महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने उन्हें सफल बनाया है। हम उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनका लक्ष्य भी जीत का ही होता है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है, हर उम्मीदवार नौकरी चाहता है। यदि सफल और असफल दोनों व्यक्तियों के लक्ष्य समान रहते हैं तो फिर लक्ष्य विजेता को हारने वाले से अलग नहीं करता। टूर डी फ्रांस को जीतने के लक्ष्य ने ब्रिटिश साइकिलिस्ट को शिखर पर नहीं पहुंचाया था। वे तो हर वर्ष स्पर्धा जीतना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे कई अन्य प्रोफेशनल टीम चाहती थी। यह एक लक्ष्य तो हमेशा ही रहा था। अलग परिणाम तभी आ पाया जब उन्होंने लगातार छोटे छोटे सुधारों की व्यवस्था लागू की। दूसरी समस्या, लक्ष्य प्राप्त करना क्षणिक परिवर्तन मात्र होता है। सोचिए आपका कमरा अस्त व्यस्त है और आपने उससे साफ करने का लक्ष्य रखा है। यदि आप ऊर्जा से भरकर वह करेंगे
तो अभी भी वह साफ हो जाएगा। लेकिन यदि आप आलस की वही आदतें जारी रखेंगे जिनकी वजह से कमरा अस्त व्यस्त हुआ है, तो कमरे में नई गंदगी पसर जाएगी और फिर आप किसी और प्रेरणा की उम्मीद करने लगेंगे। आपको बार बार वही परिणाम मिलेंगे क्योंकि आप उसमें निहित व्यवस्था को बदल ही नहीं सके। आपने किसी लक्षण का उपचार बिना कारण जाने ही किया है। लक्ष्य को प्राप्त करने से जीवन में क्षण भर के लिए ही बदलाव होता है। सुधार के बारे में यह सहजन ज्ञान के विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमें अपने नतीजे बदलने की जरूरत है, लेकिन नतीजे समस्या नहीं है। वास्तव में हमें वह व्यवस्था या प्रणाली बदलनी चाहिए जो समस्या का कारण है। जब आप परिणाम के स्तर पर समस्या हल करते हैं तो वह स्थायी रूप से हो जाती है। बेहतरी के लिए सुधार करना तो आपको व्यवस्था के स्तर पर समस्या हल करनी होगी। जो इनपुट्स हैं उनमें सुधार कर लें, परिणाम खुद सुधर जाएंगे। तीसरी समस्या, लक्ष्य आपकी खुशियों को सीमित करते हैं। किसी लक्ष्य के बारे में अंतर्निहित अनुमान यह रहता है, एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। लक्ष्य के साथ तब समस्या हो जाती है जब आपकी मानसिकता बन चुकी होती है कि आप अगले पड़ाव की प्रगति तब खुशियां नहीं मनाएंगे। मैं इस झंझट में इतनी बार उलझा हूँ कि संख्या मुझे पता नहीं। वर्षों तक खुशियां मेरे लिए भविष्य की बात बनाकर रह गई थी। मैं खुद को ही वचन देता था कि एक बार मैं 20 पाउंड्स मांसपेशियों और बना लूं, मेरे कारोबार का उल्लेखनीय न्यूयॉर्क टाइम्स में हो जाएगा तो अतः मुझे आराम मिलेगा। यही नहीं, लक्ष्य या तो यह है या वह का ठहराव पैदा करता है। या तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त करके सफल होते हैं या विफल होते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुद को मानसिक रूप से खुशी की संयोज सोच में बांध लेते हैं। यह गलत दिशा है। यह संभव नहीं है कि वास्तविक जीवन में आपका रास्ता वैसा ही है जैसा खाका अपने दिमाग में शुरुआत के वक्त बनाया था। सिर्फ एक परिदर्शक तक अपनी संतुष्टि की सीमित रखने का कोई मतलब ही नहीं है, जबकि आपके पास सफलता के कई मार्ग हैं। व्यवस्था पहले बनाने की मानसिकता तनाव से मुक्ति प्रदान करती है। जब आप उत्पादकता से ज्यादा प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए खुद को अनुमति नहीं देनी होगी। आप कभी भी खुश हो सकते हैं क्योंकि प्रणाली या व्यवस्था काम करती जा रही है और एक प्रणाली या व्यवस्था कई रूपों में सफल हो जाती है। यह जरूरी नहीं है कि जो आपने सोचा है उसी में सफलता मिले। चौथी समस्या, लक्ष्यों का दीर्घकालिक प्रगति से टकराव अथा लक्ष्य न्यूमुखी मानसिकता आप पर उतार चढ़ाव का प्रभाव छेड़ेगी। कई धावक महीनों तक कड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन जैसे ही वे फिनिशिंग लाइन को पार कर लेते वे परीक्षण रोक देते हैं। रेस उन्हें और अधिक प्रेरित नहीं करती। जब आपका सारा परिश्रम किसी एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए होता है तो उसके प्राप्त करने के बाद क्या रह जाता है। उसी कारण से कई लोग लक्ष्य प्राप्ति के बाद खुद को पुरानी आदतों की ओर मोड़ लेते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का मकसद किसी स्पर्धा को जीतना नहीं होता, परंतु व्यवस्थाओं या प्रणाली बनाने का एक मकसद खेल को खेलते रहना होता है। वास्तविक लंबी सोच लक्ष्य विहीन सोच होती है। यह केवल एक लक्ष्य हासिल करने मात्र तक सीमित नहीं होती। यह सतत सुधार या परिशोधन का अंतहीन चक्र है। निश्चित रूप से यह किसी प्रक्रिया को लेकर आपकी प्रतिबद्धता जो आपकी प्रगति का निर्णायक करेगी। छोटी छोटी आदतों की व्यवस्था। यदि आपको अपनी आदतें बदलने में परेशानी होती है तो समस्या आप में नहीं, समस्या आपकी प्रणाली में है। बुरी आदतें खुद को बार बार दोहराती हैं, इसलिए नहीं कि आप उन्हें बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि बदलने की आपकी प्रणाली गलत। आप अपने लक्ष्य के स्तर पर ऊंचा नहीं उठते, आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे जाते हैं। किसी एक लक्ष्य की बजाय पूरी प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना ही इस पुस्तक के मूल विषयों में से एक है। ऑटोमिक शब्द के पीछे भी गहरे अर्थ निहित, लेकिन आप अब समझ गए होंगे कि छोटी आदतों के मायने मामूली बदलाव है, मामूली लाभ है, 1% सुधार है। लेकिन छोटी आदतें केवल पुरानी आदतें ही नहीं होती, बल्कि कोई भी छोटा सुधार होती हैं। छोटी आदतें ही व्यवस्था या प्रणाली का अंग होती हैं। जैसे छोटे छोटे अवगुणों से कण बनते हैं, वैसे ही छोटी छोटी आदतों से उल्लेखनीय नतीजों के परिणाम होता है। आदतें हमारे जीवन में अणु जैसी होती हैं। एक पर
मूल्य इकाई के रूप में होती हैं, जो समग्र सुधार में सहयोग देती हैं। पहले ये छोटी आदतें ज्यादा महत्व की नहीं लगती, लेकिन जैसे ये एक के बाद एक बढ़ती हैं तो ये बड़ी जीत का ईंधन बन जाती हैं, जिसकी कीमत आरंभिक निवेश से ज्यादा होती है। वे छोटी और प्रबल दोनों होती हैं। यह ऑटोमिक हैबिट्स के मुहावरे का अर्थ है नियमित अभ्यास या रूटीन को अपनाना। ऐसा न केवल छोटा और करने में आसान होता है, बल्कि ये अतुल्य शक्ति का स्रोत भी होता है। ये संयुक्त वृद्धि की व्यवस्था का एक अहम अंग होता है। आदतें किस तरह आपकी पहचान बनाती हैं? ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतों को बार बार करना आसान होता है और अच्छी आदतों को ढालना मुश्किल होता है? दैनिक आदतों को सुधारने की तुलना में कुछ चीजें आपके जीवन पर अधिक प्रभाव डालती हैं। इसलिए संभव है कि अगले वर्ष इस समय तक आप कुछ बेहतर करने की बजाय वही कर रहे होंगे जो अभी भी कर रहे हैं। गंभीर प्रयास और यदा कदा प्रेरणा के अचानक फूट पड़ने के बावजूद अच्छी आदतों को कुछ दिन से अधिक बनाए रखना कठिन लगने लगता है। शारीरिक अभ्यास, ध्यान, लिखना या खाना बनाना जैसी आदतें 1 या 2 दिन के लिए तो ठीक लगती हैं, लेकिन बाद में ये तकलीफ देह लगने लगती हैं। हालांकि एक बार आदतें पड़ जाएं तो वे आपके साथ हमेशा के लिए टिकी ही रहती हैं। खासतौर पर अवांछित आदतें, भले ही आपकी मंशा अच्छी हो, लेकिन अवस्थेयक आदतें जैसे जंक फूड खाना, बहुत अधिक टीवी देखना, टहलना या असंभव सा लगता है। आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौती भरा होता है। पहला, हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं, और दूसरा, हम गलत तरह से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। इस अध्ययन में मैं पहले बिंदु पर बात करता हूँ, बाद के अध्ययन में दूसरे बिंदु का उत्तर दूंगा। पहली गलती तो यह है कि हम गलत चीज को बदलना चाहते हैं। व्यवहार में मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने के लिए 3 स्तरों को समझना होगा जिनमें बदलाव होता है। आप उसकी कल्पना प्याज की परतों के रूप में कर सकते हैं। पहली परत, आपके परिणाम में बदलाव। इसका संबंध आपके परिणाम को बदलने से होता है। वजन घटाना, पुस्तक प्रकाशित करना, स्पर्धा जीतना, आपके अधिकांश लक्ष्य परिवर्तन के इस स्तर से ही जुड़े होते हैं। दूसरी परत, प्रक्रिया में बदलाव। इस स्तर का संबंध अपनी आदतों और प्रणालियों को बदलने से होता है। जिम में एक नया रूटीन बनाना, अपनी डेस्क को साफ करना ताकि बेहतर काम कर सके, ध्यान की प्रक्रिया विकसित करना। जो ज्यादातर आदतें आप बनाते हैं वे इस स्तर से ही जुड़ी होती हैं। तीसरी और सबसे गहरी परत, आपकी पहचान में बदलाव। यह स्तर आपकी धारणाएं बदलने से संबंधित होती हैं। दुनिया के बारे में आपकी राय, खुद की इमेज, खुद को और दूसरों को देखने का तरीका, अधिकांश धारणाएं, अनुमान और पूर्वग्रह इसी स्तर से संबंधित होते हैं। आपको जो प्राप्त होता है वे परिणाम होते हैं, प्रक्रिया वे है जो आप करते हैं। पहचान आपके विश्वास से जुड़ी होती है। जब 1% सुधारने की प्रणाली विकसित करने की बात आती है तो समस्या यह नहीं होती कि एक स्तर दूसरे की अपेक्षा बेहतर है, यह बदतर है। सुधार के हर स्तर अपने तरीके से उपयोगी होते हैं। समस्या बदलाव की दिशा में होती है। कई लोग अपनी आदतों में बदलाव की प्रक्रिया इस पर केंद्रित करने लगते हैं कि क्या अर्जित करना चाहते हैं। यह परिणाम आधारित आदतों का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका विकल्प पहचाना आधारित आदतें विकसित करना है। इस दृष्टिकोण में हम क्या बनना चाहते हैं इस पर केंद्रित करके शुरुआत करते हैं। सूची के 2 लोग सिगरेट पीने का विरोध कर रहे हैं। जब सिगरेट उन्हें पेश की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वह व्यक्ति अब भी यह मानता है कि वह सिगरेट पीने वाले लोगों में से एक है और कुछ अन्य करने का प्रयास कर रहा है। वह उम्मीद कर रहा है कि उनकी आदत इसी धारणा को लेकर चलने से बदल जाएगी। दूसरे व्यक्ति जिसे सिगरेट दी जाती है वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन यह कहना कि मैं सिगरेट नहीं पीता उस व्यक्ति की पहचान में बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। सिगरेट पीना उसकी पिछली जिंदगी का हिस्सा था, अब वह नहीं पीता, इसलिए उस व्यक्ति की पहचान सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों के रूप में नहीं की जा सकती। ज्यादातर लोग जब सुधार करने की शुरुआत करते हैं तो वो पहचान बदलने के बारे में सोचते ही नहीं। वे सिर्फ यह सोचते हैं, मैं स्किनी होना चाहता हूँ और यदि मैं इसी डाइट का अनुसरण करता रहा तो मैं स्किनी हो जाऊंगा। वे लक्ष्य तय करते हैं और यह निर्धारित कर लेते हैं कि क्या करना है ताकि लक्ष्य हासिल कर सकें। इसमें वे उस धारणा की चिंता नहीं करते जो उनकी प्रक्रिया को चला रही है। वे खुद
को किस तरह से देख रहे हैं उस नजरिए को वे नहीं बदलते और ना ही उस बात को मानते हैं कि उनकी पुरानी पहचान उनके बदलाव की नई योजना को खंडित कर सकती है। हर प्रणाली में होने वाले कार्य के पीछे धारणाओं का एक तंत्र रहता है। लोकतंत्र की प्रणाली आजादी, बहुमत या शासन और सामाजिक समानता की धारणा पर टिकी होती है। तानाशाही की प्रणाली अलग धारणाओं पर टिकी होती है, जिसमें सारे अधिकार किसी एक के हाथ में होते हैं और कठोर आज्ञा पालन होता है। लोकतंत्र में आप कई तरीकों से सोच सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग वोट दें, लेकिन इस तरह के बदलाव की उम्मीद तानाशाही में नहीं की जा सकती। यह तानाशाही प्रणाली की पहचान नहीं है। वोट देना ऐसा व्यवहार है जो कुछ तरह की धारणाओं में असंभव है। चाहे हम किन्हीं व्यक्ति, संगठनों या समुदायों की बात करें, लेकिन इस तरह का पैटर्न वहाँ भी होता है। धारणाओं और अनुमानों के कुछ ढांचे होते हैं जो प्रणाली को आकार देते हैं। इसमें निहित आदतों से पहचान बनती है। जो व्यवहार स्वयं के प्रतिकूल होगा वह लंबे समय तक नहीं चलेगा। यदि आप अधिक पैसा चाहते हैं और आपकी पहचान उन लोगों में से एक है जो कमाने से अधिक खर्च करते हैं, तो आप हमेशा अर्जित करने की बजाय खर्च करने में ही प्रवृत्ति होते रहेंगे। आप अच्छी सेहत चाहते हैं लेकिन आप हमेशा आराम को ही प्राथमिकता देते रहेंगे, तो शरीर की ट्रेनिंग की बजाय आप आराम करते रहेंगे। यदि आप अपने जीवन की पुरानी धारणाओं को नहीं बदल सकते तो अपनी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है। आपके पास एक नया लक्ष्य और नई योजना हो सकती है, लेकिन आप क्या हैं आपने उसे नहीं बदला। बोल्डर कोलोराडो के उद्यमी ब्रायन क्लर्क की कहानी उनका उत्तम उदाहरण मानी जाती है। वायलन ने मुझे बताया कि जहाँ तक मुझे याद है मुझे अपने नाखून चबाने की आदत रही है। जब मैं छोटा था तब घबराहट में नाखून चबाने से इस आदत की शुरुआत हुई थी। बड़े होने पर अवांछित आदतों में तब्दील हो गई। एक दिन मैंने सोचा कि तब तक नाखून नहीं चबाना जब तक वे बढ़ ना जाएं। अपनी इच्छा शक्ति से मैंने वह कर दिखाया। फिर वायरन ने कुछ चमत्कारिक किया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि पहली बार मेरा मैनिक्योर करा दे। मेरा सोचना था कि यदि मैंने नाखूनों के लिए पैसे देना शुरू कर दिया तो मैं उन्हें चबाऊंगा नहीं, और उसने काम कर दिखाया। लेकिन केवल पैसे के कारण नहीं, मेरे नाखून मैनिक्योर के कारण सुंदर हो गए थे। यह पहली बार मैंने देखा। मैनिक्योर करने वाले ने भी कहा कि मेरे नाखून यदि चबाए ना जाएं तो ये वास्तव में स्वस्थ और आकर्षक है। अचानक मुझे मेरे नाखूनों पर गर्व होने लगा। यह ऐसा था कि जिसके बारे में मैंने कभी इच्छा तक नहीं की थी, और उसने मुझे अचानक से बदल कर रख दिया। मैंने उसके बाद एक बार भी नाखून नहीं कुतरे। इसी कारण अब मैं गर्व से उनकी बहुत ज्यादा कदर करता हूँ। जब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए तो वह प्रेरणा का भीतरी स्वरूप होता है। यह कहने के लिए एक ऐसी बात है, मैं इसी तरह का व्यक्ति हूँ जो यह चाहता था। यह उससे बहुत अलग है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ऐसा ही है। किसी पहचान विशेष पर यदि आप गर्व अनुभव करते हैं तो आप उतने ही अधिक प्रेरणा से भरे होंगे और उससे संबंधित आदतों से जुड़े होंगे। यदि आप अपने बालों के लुक पर गर्व करते हैं तो आप कई तरह की आदतें उसी देखरेख से संबंधित बना चुके होंगे। यदि आपको अपने बाइसेप्स पर गर्व है तो आप कभी भी शरीर के ऊपर के हिस्से का वर्कआउट बंद नहीं करेंगे। यदि आपको अपने स्कार्फ पर गर्व है तो हफ्ते में कई घंटे स्कार्फ बुनने में लगाएंगे। एक बार अपने गौरव अनुभूति प्रदर्शन में शामिल हो जाएं तो आप कैसे भी करके उस आदत को बनाए रखेंगे। वास्तविक रूप से व्यवहार का बदलना ही पहचान बदलना है। आप किसी प्रेरणा से ही आदत की शुरुआत करते हैं, लेकिन केवल एक ही कारण से आप उस आदत में बने रहते हैं, क्योंकि वह आपकी पहचान बन चुकी होती है। हर एक व्यक्ति खुद को जिम जाने का 1 या 2 बार सेहतमंद खाना खाने के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन यदि आप व्यवहार के पीछे की धारणा को नहीं बदलते तो आप लंबे समय तक उस पर चलते रहना कठिन होता है। सुधार तब तक स्थायी रहते हैं जब तक कि वे उसका हिस्सा नहीं बनते जो आप हैं। लक्ष्य पुस्तक पढ़ने का नहीं, लक्ष्य पाठक बनने का है। लक्ष्य मैराथन में दौड़ने का नहीं, लक्ष्य धावक बनने का है। लक्ष्य वाद्य सीखने का नहीं, लक्ष्य संगीतकार बनने का है। आपका व्यवहार आपकी पहचान को प्रतिबंधित करता है। आप जो करते हैं वह इस बात का संकेत है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपकी धारणा उस पर निर्भर करती है कि आप उसे सहजता के साथ करते हैं या बिना सहजता के। शोध बताते हैं कि एक बार व्यक्ति किसी पहचान के एक पहलू पर धारणा बना लेता है तो वह उस धारणा के साथ और जुड़ता चला जाता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति
मतदाता के रूप में पहचाने जाते हैं वे उन लोगों की तुलना में वोट देने के अधिक इच्छुक होंगे जो कहते हैं कि हम वोट देना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी पहचान में एक्सरसाइज को शामिल कर चुके होते हैं उसे कभी भी परीक्षण देने के लिए समझाने की जरूरत नहीं होगी। सही करना आसान है। कुल मिलाकर जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान दोनों एक हो जाते हैं तो आपको व्यवहार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। आप उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे आप हैं। आदत बनाने के सभी पहलुओं की तरह यह भी दो-धारी तलवार है। जब यह आपके लिए काम करती है तो पहचान बदल जाती है और आत्म सुधार का शक्तिशाली बल मिलता है। जब यह विपरीत काम करती है तो आपकी पहचान श्राप बनकर रह जाती है। एक बार अपने पहचान को अपने भीतर बैठा लिया तो अपनी निष्ठा उसके प्रति समर्पित करना आसान हो जाता है ताकि आप में बदलाव की क्षमता पर असर डाल सके। कई लोग संज्ञानात्मक नींद में ही जीवन निकाल देते हैं और उनकी पहचान से जुड़े मायनों का आंख बंद कर पालन करते हैं। मुझे दिशाएं याद करने में परेशानी होती है। मैं सुबह उठ नहीं सकता। मैं लोगों के नाम याद नहीं रख सकता। हमेशा मैं देर से पहुंचता हूँ। टेक्नोलॉजी के मामले में मैं अच्छा नहीं हूँ। मुझे गणित बहुत कठिन लगता है और भी अन्य हजारों बातें। जब आप कोई कहानी स्वयं के लिए लगातार वर्षों तक चलाते रहते हैं तो आप उसे एक मानसिक ढांचे में उतार देते हैं और उसी को सोच मानते हैं। कुछ समय बाद आप कुछ कार्यों से इनकार करने लगते हैं। मैं ये नहीं कर सकता। अपनी खुद की छवि को बनाए रखने का भीतरी दबाव बहुत अधिक होता है और उसी तरह से व्यवहार करना आपकी धारणा का हिस्सा हो जाता है। आप खुद के विरोध को दरकिनार करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। कई विचार या कार्य आपकी पहचान से जितनी गहराई से संबंधित होते हैं उसे बदल पाना उतना ही कठिन हो जाता है। यह भले ही गलत हो लेकिन यह मानना आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है कि आपकी संस्कृति की मान्यताएं क्या हैं अथवा आप वे करते हैं जिनसे आपकी छवि बनती है। किसी भी स्तर पर भले ही वह निजी हो, टीम की हो, समुदाय का हो, सकारात्मक बदलाव से सबसे बड़ा अवरोध पहचान के संघर्ष से जुड़ा होता है। अच्छी आदतें युक्ति संगत हो सकती हैं लेकिन यदि वे आपकी पहचान से समझ नहीं रखती तो आप उन्हें उच्चारण में लेने से विफल होंगे। किसी भी दिन आप अपनी आदतों से संघर्ष कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं या थके हुए हैं या फिर अभिभूत हैं या सैकड़ों अन्य कारण होते हैं। लंबे समय में आप अपनी आदतों से जुड़े नहीं रह पाते क्योंकि आपकी स्वयं की छवि उसमें अवरोधक बन जाती है। इस कारण से आप अपनी पहचान के एक पक्ष से जुड़ नहीं पाते। प्रकृति के लिए कुछ भुला देना जरूरी होता है। स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनाने के लिए जरूरी होता है कि आप अपनी धारणाओं को संपादक करें और अपनी पहचान और उन्नत और विस्तारित करें। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। यदि आपकी धारणाएं और दुनिया के प्रति आपका नजरिया आपके व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो आखिर में विकसित कैसे होते हैं? आपकी पहचान बनती किस तरह से है और आप आपकी पहचान के लिए नए पहलुओं पर कैसे ध्यान दे सकते हैं जो आपको सहायक होते हैं और धीरे धीरे उन चीजों को भी कैसे हटा सकते हैं जो आपकी राह में बाधा डालते हैं। पहचान बदलने की 2 चरणों की प्रक्रिया। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बन पाती है। आप पहले से तय धारणाओं के साथ पैदा नहीं होते। हर मान्यता जो आप में है वह हालात और अनुभव के आधार पर सीखी जाती है। सटीकता से कहें तो आप किस तरह से अपनी पहचान को मूल रूप देना चाहते हैं वही आपकी आदत है। जब आप अपना बिस्तर हर दिन लगाते हैं तो आप व्यवस्थित व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप हर दिन लिखते हैं तो आप रचनात्मक व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप परीक्षण लेते हैं तो आप एक खिलाड़ी के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जितना ज्यादा अपना व्यवहार दोहराते जाएंगे उतना ही अधिक उस व्यवहार से संबंधित अपनी पहचान से सुदृढ़ करते जाएंगे। वास्तव में आइडेंटिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एस्टोनिशियस से हुई जिसका अर्थ है होना। दूसरा शब्द है आइडेंटिम जिसका अर्थ है बार बार। आइडेंटिटी मूल वक्त आपके होने का दोहराव है। अभी आपकी जो भी पहचान है आप उसे ही मानते हैं क्योंकि आपके पास उसके साक्ष्य हैं। यदि आप 20 वर्ष नियमित रूप से चर्च जा रहे हैं तो आपके पास धार्मिक होने के साक्ष्य हैं। यदि आप हर रात 1 घंटा जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो आपके पास साक्ष्य है कि आप पढ़ने वाले हैं। यदि आप बर्फ गिराने पर भी जिम जाते हैं तो आपके पास साक्ष्य है कि आप फिटनेस के प्रति
वचनबद्ध हैं। जितने अधिक साक्ष्य आपके पास आपकी धारणाओं के होंगे, उतनी मजबूती से आप उसमें विश्वास कर पाएंगे। मेरे जीवन के प्रारंभिक दौर में मैं खुद को लेखक नहीं मानता था। यदि आप मेरे हाई स्कूल के टीचर या कॉलेज प्रोफेसर से पूछेंगे तो वे आपको कहेंगे कि मैं औसत लेखक रहा हूँ, कोई उत्कृष्ट नहीं। जब मैंने लेखक का करियर शुरू किया तो पहले के कुछ वर्षों तक मैं हर सोमवार और गुरुवार को एक आलेख प्रकाशित करता था। जैसे जैसे उसके साक्ष्य बढ़ते गए वैसे वैसे मेरी पहचान लेखक के रूप में बन गई। मैंने लेखक के रूप में कभी कोई शुरुआत नहीं की थी। मैं अपनी आदतों से लेखक बन सका। इसमें संदेह नहीं है कि आपकी आदतें न केवल आपकी पहचान को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनकी आवृत्ति से वे कई बार बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जीवन का हर अनुभव आपकी छवि को संशोधित करता है। ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार फुटबॉल पर किक मारी तो आप खुद को फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में समझने लगेंगे, या आपने एक चित्र बनाया तो आप स्वयं को कलाकार समझने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप उस चीज को बार बार दोहराते हैं तो साक्ष्य एकमात्र होते जाते हैं और आपकी खुद की छवि बदलना शुरू होती है। किसी एक अनुभव का प्रभाव धुंधला जाता है, लेकिन आदतों का प्रभाव समय के साथ पुनः आ जाता है, जिसका मतलब है कि आपकी पहचान बनने में आपकी आदतें सर्वाधिक साक्ष्य जुटती हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि आपके खुद के निर्णय की प्रक्रिया आदतों के निर्णय की प्रक्रिया में निहित है। यह एक तरह का क्रमिक विकास होता है। हम अपनी उंगलियां चटकाते हुए बदल नहीं सकते और यह तय नहीं कर सकते कि हम एकदम बदल कर नए हो जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा हर दिन आदत दर आदत के हिसाब से बदलते हैं। हमारे अंदर सतत रूप से सूक्ष्म व क्रमिक विकास होता रहता है। हर आदत एक सुझाव की तरह होती है। अरे शायद यही वह बात है जो मैं हूँ। यदि आप एक पुस्तक पूरी करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पुस्तक पढ़ना पसंद करता है। यदि आप जिम जाते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक्सरसाइज करना पसंद करता है। यदि आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो संगीत पसंद करता है। हर कार्य आपके लिए एक वोट की तरह होता है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। सिर्फ कोई एक घटना आपकी पूर्व धारणा को बदल नहीं सकेगी, लेकिन जैसे ही वोट बढ़ते हैं वैसे ही आपकी नई पहचान के साक्ष्य भी बढ़ते हैं। यही कारण है कि अर्थपूर्ण बदलाव के लिए क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी आदतें नई पहचान के साक्ष्य देकर अर्थपूर्ण बदलाव लाती हैं, और यदि कोई बदलाव अर्थपूर्ण होता है तो ये वाकई में बड़ा होता है। यह छोटे छोटे सुधारों का विरोधाभास होता है। इन सबको एक साथ देखा जाए तो आप पाएंगे कि आदतें ही आपकी पहचान बदलने का मार्ग है। आप कौन हैं, इसे बदलने का सबसे ज्यादा व्यवहारिक उपाय यही है कि आप जो करते हैं उसे बदल डालें। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं तो आप लेखक होते हैं। हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हैं तो आप संगीतज्ञ होते हैं। हर बार जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आप एक एथलीट होते हैं। हर बार जब आप कर्मचारियों का प्रोत्साहन करते हैं तो आप एक लीडर बनते हैं। हर आदत न केवल परिणाम लाती है बल्कि आपको बहुत कुछ सिखा भी जाती है, जैसे खुद पर विश्वास करना। आप यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि आप उन चीज़ों को अर्जित कर सकते हैं। जब वोट बढ़ने लगते हैं तो साक्ष्य भी बदलने लगते हैं। जो आप कहानी खुद से कहते हैं वही भी बदलने लगती है। यह सही है कि यह बात विपरीत रूप से भी काम करती है। हर बार जब आप बुरी आदत को चुनते हैं तो यह आपकी उस पहचान के लिए वोट होता है। अच्छी आदत यह है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती। किसी भी चुनाव में दोनों पक्षों को वोट मिलते हैं। किसी को जीतने के लिए आपको सर्वसम्मत वोट की जरूरत नहीं बल्कि बहुमत की जरूरत होती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी खराब व्यवहार या फिर अनुपादक आदत के लिए कुछ वोट दे देते हैं। आपका लक्ष्य तो समय के बहुमत को हासिल करना होता है। नई पहचान के लिए नए साक्ष्यों की जरूरत होती है। यदि आप किसी तरह से वोट करते हैं जैसे पहले से करते रहे हैं तो वैसे ही नतीजे आपको प्राप्त होंगे। यदि आप कुछ बदलते नहीं हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। ये एकदम सरल 2 चरणों की प्रतिक्रिया है। पहली, यह तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। दूसरी, छोटी छोटी जीतों से खुद को साबित करें।
पहले यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह प्रत्येक स्तर पर हो सकता है, चाहे वह व्यक्ति हो, टीम हो, समुदाय हो या राष्ट्र। आप किसके समर्थन में रहना चाहेंगे, आपके सिद्धांत और मूल्य क्या हैं, आप किसके जैसा बनना चाहते हैं। यह बड़े सवाल हैं और कई लोग तय नहीं कर पाते कि शुरुआत कहाँ से करनी है, लेकिन वे जानते हैं कि किस तरीके के नतीजे उनको चाहिए। वे 6 पैक एब्स चाहते हैं, कम बेचैन होना चाहते हैं या फिर अपना वेतन दुगना करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। अब आप जिस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं उसके परिणाम से उल्टा करना शुरू कीजिए और पीछे तक आते हुए पूरा तरीका समझ लीजिए। आप अपने आप से पूछिए, वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो मेरी इच्छा वाला परिणाम हासिल कर सकता है। वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो 40 पाउंड वजन कम कर सकता है। वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो नई भाषा सीख सकता है। वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो सफलता से स्टेट ऑफ चला लेता है। उदाहरण के लिए, वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो पुस्तक लिख सकता है। संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति जो नियमित और भरोसेमंद हो। अब आपका पूरा जोर पुस्तक लिखने की बजाय ऐसे व्यक्ति बनने की ओर चला जाता है जो नियमित और भरोसेमंद हो। यह प्रक्रिया इस तरह की सामान्यता को बढ़ावा देती है, जैसे मैं इस तरह का टीचर हूँ जो विद्यार्थियों के लिए लड़ता है। मैं इस तरह का डॉक्टर हूँ जो रोगी को ज़रूरत के हिसाब से समय और सहानुभूति देता है। मैं इस तरह का मैनेजर हूँ जो कर्मचारियों की वकालत प्रबंधन के आगे करता है। एक बार आपने समझ लिया कि आपको किस तरह का व्यक्ति बनना है, तो आप छोटे छोटे कदम बढ़ाने लगते हैं ताकि आपकी इच्छित पहचान सुदृढ़ हो सके। मेरी एक दोस्त है जिसने 100 पाउंड तक वजन कम किया। उसने खुद से पूछा, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? पूरे दिन वह इस सवाल को एक गाइड के रूप में प्रयोग में लाने लगी। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति कैब लेगा या पैदल चल कर जाएगा? क्या एक स्वस्थ व्यक्ति बैरिटो या सलाद ऑर्डर करेगा? उसने पाया कि यदि वह एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करती रही तो कुछ समय बाद उसी की तरह बन जाएगी। वह सही थी। पहचान आधारित आदतों की अवधारणा इस पुस्तक में शामिल अन्य प्रमुख विशेषज्ञ फीडबैक लूप से हमारा पहला परिचय कराती है। आपकी आदतें अपनी पहचान को आकार देती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को आकार देती है। यह 2 तरफा मार्ग है। सभी आदतों का बन जाना फीडबैक लूप होता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि परिणामों की बजाय आपके मूल्य, सिद्धांत और पहचान इस लूप को संचालित करें। ध्यान हमेशा उस जैसा व्यक्ति बनने पर होना चाहिए, कोई खास नतीजे प्राप्त करने पर नहीं। आदतों की अहमियत का वास्तविक कारण। पहचान में बदलाव आदत के बदलाव का नॉर्थ स्टार होता है। इस पुस्तक के शेष भाग में आपको अपने भीतर, अपने परिवार, अपनी टीम, अपनी कंपनी या जहां भी आप चाहते हैं उसमें बेहतर आदतों को ढालने के कदम दर कदम निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वास्तविक सवाल है, क्या आप उस प्रकार के व्यक्ति बन पा रहे हैं जैसे बनना चाहते हैं? पहला कदम यह और कैसे नहीं, वरना कौन है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, अन्यथा बदलाव के लिए आपकी खोज बिन पतवार की नौके के समान होगी। और इसलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आपके पास खुद के बारे में जो मान्यताएं हैं उन्हें बदलने का सामर्थ्य होती है। आपकी पहचान कोई जड़वत पत्थर जैसी नहीं होती। हर क्षण आपके पास अपनी पसंद होती है। आप आज चुनी गई आदतों के आधार पर उस पहचान को चुन सकते हैं जिसे आप आज अपनाना चाहते हैं। यही पुस्तक का गहरा उद्देश्य है और आदतें क्यों मायने रखती हैं उसका वास्तविक कारण। अच्छी आदतों को बनाने से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि पूरे दिन उसमें खुद को झोंक दिया जाए या हर रात अपने दांत चमकाना, हर सुबह ठंडे पानी का शावर लेना या फिर हर दिन एक ही कपड़े पहनने जैसा नहीं है। यह सफलता के लिए बाहरी परिणामों को हासिल करने के बारे में भी नहीं है, जैसे ज्यादा पैसा कमाना, वजन घटाना या तनाव घटाना। आदतें आपको यह सब उपलब्ध करा देंगी, लेकिन बुनियादी रूप से आदतों से तात्पर्य कुछ प्राप्त कर लेना नहीं है, उनका तात्पर्य कुछ बनना होता है। अतः आपकी आदतें मायने रखती हैं क्योंकि वे आपको ऐसा व्यक्ति बनाने में मदद करती हैं जो आप बनना चाहते हैं। आदतें ऐसा मार्ग देती हैं जिसके माध्यम से आप अपने बारे में सबसे गहरी मान्यताओं को विकसित करते हैं। अक्रश आप वही बनते हैं जो आपकी आदतें होती हैं।